हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोस्ट अकाउंटिंग का 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग, इसको सिंगल कोस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम कोस्ट शीट, कोस्ट स्टेटमेंट और प्रोडक्शन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोस्ट शीट क्या होती है। कोस्ट शीट उन इंडस्ट्रीज़ में फॉलो होती है जहाँ पर सिमिलर टाइप की गुड्स जो है प्रोड्यूस्ड की जाती है। मान लो ABC 3 फैक्ट्रीज़ हैं और तीनों ही हमारी क्लोथ की मिल है, कपड़े की मिल है और कपड़े को मीटर में मेज़र किया जाता है। अगर तीनों ही क्लोथ की मिल है तो उनका ईजिली आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है और इसको हम सिंगल कोस्टिंग यूनिट भी कहते हैं कि प्रोडक्शन कोस्ट अकाउंटिंग और यूनिट कोस्ट अकाउंटिंग इज सच अ मेथड ऑफ कोस्ट असर्टेनमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट. इट इज़ एप्लीकेबल वेयर द प्रोडक्शन वर्क इज़ डन कॉन्टीन्यूसली. यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग का जो यूज़ है वो वहाँ किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली हो रही है, बल्क क्वांटिटी में होती है, लेकिन सेम टाइप और मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिकल, एक जैसी गुड्स वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए, वहाँ पर यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग का यूज़ किया जाता है. कहते हैं कि प्रोडक्शन इसको यूनिट कोस्टिंग को, कोस्ट शीट को हम क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पर यूनिट. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पर यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट कोस्टिंग का यूज़ किया जाता है. इसमें प्रोडक्शन यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, मतलब एक जैसे नेचर की होती है, फिजिकल और नेचुरल होनी चाहिए. और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट कोस्टिंग का हम यूज़ करते हैं, जिसमें वो फॉर एग्जांपल पर टन में, पर मीटर में, पर केजी, क्विंटल्स में, इनमें हो सकती है. जनरली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कोस्ट शीट बनाई जाती है, जैसे कोयले की इंडस्ट्री है, शुगर की मिल है, क्लोथ की मिल है, फ्लोर मिल है, सीमेंट है, ब्रिक है. अब बात आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आउटपुट कोस्टिंग के. टू नो अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट. सेकेंड आता है कि हमें रिलेटेड कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है, लाइक प्राइम कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. हर एक एलिमेंट्स कौन सा कहाँ पर आएगा. मैंने आपको जब सब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें कोस्ट शीट का स्पेसिमेन भेजा था. उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपकी क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट आ जाती है. फैक्ट्री के खर्चे सारे लिखने के बाद आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है. ऑफिस के लिखने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है. और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को लिखने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाती है. अगर उसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आ जाएगा. लेकिन जनरली क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ होता है. अगर सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तब आपका क्या आ जाता है? प्रॉफिट निकल आता है. तो कहता है यूनिट कॉस्टिंग में जो आपकी डिज़ायर्ड प्रॉफिट है उनको अचीव करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, या टेंडर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए ऐसा किया जाता है. अब बात आती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स में आपके 4 एलिमेंट्स होंगे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट और ओवरहेड. मटेरियल आपका 3 तरीके से होता है. मान लो रॉ मटेरियल है, या वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश गुड्स है. रॉ मटेरियल मतलब अभी वो आपका कच्चा माल है. वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में वो बनने के लिए गया हुआ है. और फिनिश गुड्स का मतलब वो रेडी हो चुका है सेल होने के लिए. अगर आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग का है तो आपने ओपनिंग का रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर दोगे और क्लोजिंग वाला माइनस कर दोगे. वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में ओपनिंग वाला ऐड कर दोगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दोगे. ओपनिंग फिनिश गुड्स होगा तो सेलिंग के आइटम आने के बाद प्लस कर दोगे और क्लोजिंग वाला माइनस कर दोगे. लेबर में 2 तरह की लेबर होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के बाद उनको जो पेमेंट दी जा रही है वो उसकी लेबर कहलाती है, और वो एक तरह का रेम्यूनरेशन है. तो लेबर आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो हमने खुद देखना है. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला दिया तो आपके क्या बन गए? प्राइम कॉस्ट बन गई. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इनडायरेक्ट नेचर के होंगे तो वो आपके क्या बन जाएंगे? ओवरहेड. लेकिन ओवरहेड फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट. यूनिट कॉस्ट यानी कि आउटपुट कोस्टिंग आपकी 3 तरह की होती है. उसमें 3 चीज़ करते हैं हम: कोस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट. तो यहाँ पर मैं आपको कोस्ट शीट के टाइप्स बताऊँगी और वही इस बुक्स में दे रखे हैं. कोस्ट शीट क्या है? कोस्ट शीट एक तरह की स्टेटमेंट है जो ये जानने के लिए बनाई जाती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड का मतलब है कि आपकी जो कोस्ट शीट है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, डिफरेंट इंटरवल्स के बेसिस पर बनाई जाती है टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट के लिए. उसके बाद अब आता है कि फीचर्स क्या है कोस्ट शीट के. नंबर 1 फीचर्स ये है कि कोस्ट शीट जो है यूनिट कोस्टिंग मेथड पर डिपेंड करती है और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपकी कोस्ट शीट बनाई जाती है. दूसरा है पीरियोडिक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली तैयार की जाती है.
थर्ड आता है कि कॉस्ट शीट ये फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है कि टोटल कॉस्ट क्या है और पर यूनिट कॉस्ट क्या आने वाली है उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे। एडवांटेजेस क्या है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कि अगर अननेसेसरी आपके खर्चे हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए कि जो कुछ खर्चे हैं वो डिप्रेशन कंपटीशन होने की वजह से अगर उनको कम करना पड़े तो कैसे कम कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कॉस्ट शीट में पॉसिबल है, अगर एक साथ 2 सालों का कंपैरिजन करना हो तो आप बना सकते हो। बेनिफिट्स टू कॉमन मैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट शीट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। डबल एंट्री सिस्टम, कॉस्ट अकाउंट बेस्ड होता है डबल एंट्री प्रिंसिपल पर क्योंकि उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, लेकिन कॉस्ट शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, उसमें 2 ही कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। यूज़ की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट को प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट जॉब इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट कॉस्ट शीट में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो तो वीकली क्वार्टरली और फोर्टनाइटली तैयार होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कॉस्ट अकाउंट में पॉसिबल नहीं है बट कॉस्ट शीट में पॉसिबल है। पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट में पर यूनिट कॉस्ट नहीं होती, उसमें तो हम टोटल बैलेंस करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और कॉस्ट शीट में हम पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए ही कॉस्ट शीट बनाई जाती है। रिकॉन्सिलिएशन कॉस्ट अकाउंट में पॉसिबल है बट कॉस्ट शीट में पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कितने तरह की होती है, देखो 4 तरह की है। सिंपल कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट में ये स्पेसिमेन बना हुआ है, इसे ध्यान से देख लीजिए। आउटपुट आपको लिखनी है, वो आपको दे रखी होगी। इस आउटपुट से ही पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे आउटपुट से तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं, और डायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्ट लेबर बोल सकते हो और प्रोडक्टिव भी बोल सकते हो। अगर प्रोडक्टिव एक्सपेंस है तो वो आपके इसमें आ जाएंगे, अनप्रोडक्टिव होते तो वो फैक्ट्री में चले जाते। तीनों को ऐड करने के बाद आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद फैक्ट्री के लिए वर्क कॉस्ट आ गई, ऑफिस के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, सेलिंग के लिए तो टोटल कॉस्ट आ गई। ये तो था सिंपल कॉस्ट शीट। अब आता है स्पेसिमेन कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट में बस कैटेगरी वाइज हर एक आइटम को लिखा गया है। आज 15-20 स्टूडेंट्स क्लास में आए थे क्योंकि बिकॉज 12:30 से 3 बजे तक आपकी क्लास है, तो 15-20 स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन ही आज टीच किया है। अगर होपफुली आप लोग आ सकते हो तो आ सकते हो, आपका जो है एक अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आज मैंने उनको 1st to 7th इलस्ट्रेशन बोर्ड पर करवा दी है। अब कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट में देखो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ऐड परचेज, ऐड कैरिज, इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये आ जाएंगे आपके। क्लोजिंग वाला माइनस हो जाएगा, डिफेक्टिव मटेरियल वापस हो गया वो भी घट जाएगा। आपको ये तीनों चीज़ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। वेजेस और एक्सपेंस ले लोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री के खर्चे में क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, अनप्रोडक्टिव लेबर हो, फैक्ट्री का पार्ट है। फ्यूल, पावर, कोयला, लाइट और पावर, रेंट ऑफ फैक्ट्री, बिल्डिंग और मशीन पर डेप्रिसिएशन है या रिपेयर है तो वो फैक्ट्री का पार्ट है। अगर यहाँ फर्नीचर आ जाता तो वो ऑफिस का बन जाता। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड एडिशनल ओवरबर्डन और रेक्टिफिकेशन। वर्क कॉस्ट आ गई, ऑफिस के सारे खर्चे ले लिए, फीस ऑफ डायरेक्टर, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, मैनेजर की सैलरी, ये सारी चीज़ें ऑफिस की हैं तो ऑफिस कॉस्ट आ गई आपकी। फिर ओपनिंग कर दिया, फिनिश गुड्स लेस कर दिया क्लोजिंग, सेलिंग के सारे खर्चे ले लिए कि सेल करते हुए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेल्समैन को सैलरी देनी है, एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, और वैन है, बैड डेब्ट्स है, रेंट और वेयर हाउस का खर्चा है, ये सारे ऑफिस सेलिंग का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, प्रॉफिट को ऐड किया, सेलिंग प्राइस निकल आया। फिर आता है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये बिल्कुल आपका विद प्रॉफिट की तरह है, बस स्टेटमेंट में प्रॉफिट में क्या करना, आपकी ऑफिस के खर्चे लेने के बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वहाँ तक तो सेम रहेगा, और उसके बाद अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब सेलिंग वाले के लिए देखो यहाँ पर ऊपर अलग से बन गया, मतलब सेलिंग के खर्चे आ गए, फिर उसके बाद प्रॉफिट और आपका नेक्स्ट ये आ गया। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में क्या है, बस 2 साल के लिए आप बना सकते हो। फर्स्ट पीरियड राइट हैंड साइड पे, सेकंड पीरियड आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सेम आइटम 2 बार इधर और उधर ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि सिंपल कॉस्ट शीट तैयार होती है।
फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या होता है? कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। उसमें हमें बताया हुआ है, मैंने अब आपको ये समझाने जा रही हूँ कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको कैसे निकालना है। देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 5000, लिख लिया। क्लोजिंग वाला माइनस हो जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, फ्रेट इनवर्ड है प्लस, ऑक्ट्राइड ड्यूटी है प्लस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड बिक गया चला गया गोडाउन में से माइनस, सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल सेल हो गया माइनस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्लस, एबनॉर्मल वेस्टेज है माइनस। इनको मटेरियल का जो काम है इससे निकल के हमारी क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। सेकंड पॉइंट पर डायरेक्ट वेजेस और लेबर का आ गया है, जिसको हम प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, जर्नल वेजेस भी बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस कहते हैं। उसके बाद सेकंड इलस्ट्रेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिख लिया, मटेरियल परचेज प्लस, डायरेक्ट वेजेस प्लस, चार्जेबल प्लस, कैरिज इनवर्ड प्लस, आउटवर्ड का कोई काम नहीं है प्राइम कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, मटेरियल रिटर्न माइनस। अब आपके पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। थर्ड इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखा, वेजेस लिखा, एक्सपेंस लिखा, तीनों को मिलाकर क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये फैक्ट्री के बाद लिखे जाते हैं, बट उसने लिखा है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इफ़ वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट पर मेज़र किया जाए तब आप इसको वैसे ही कंसीडर करोगे जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग का रॉ मटेरियल आप कंसीडर करते हो। तो आपने ऐड और लेस कर देना है, तब आपकी ये क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड इलस्ट्रेशन के बाद आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल मैं क्लास में आपको 8th इलस्ट्रेशन से करवाऊंगी कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। अगर आप लोग क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको ऑनलाइन समझ आ सकता है, जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे आप देख सकते हो। थैंक यू।